कुछ लोग बच्चियों की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं, कुछ लोग जन्म देने के बाद उनका कत्ल करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद खून बहाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, इसलिए नवजात बच्चियों को कूड़े कचरे की तरह फेंक देते हैं। कहते हैं कि हर बच्चा अपनी तकदीर लेकर पैदा होता है, लेकिन किसी भी बच्चे को अपनी तकदीर पर छोड़ देना मानवता, इंसानियत और देश के कानून का उल्लंघन करता है। अगस्त 1991, 21 साल पहले एक नवजात बच्ची को दिल्ली में एक कूड़ेदान के डिब्बे में छोड़ दिया गया था। बच्ची के साथ ये घोर अन्याय करने वाली कोई झुग्गी झोंपड़ी की बेबस मां नहीं थी, बल्कि उसे ठिकाने लगाया था दिल्ली के एक वेल टू डू, पढ़े लिखे और पैसे वाले परिवार ने। बेटा इसे ऐसे लगाते हैं, देखो, एक के ऊपर एक, ऐसे। खुशी, क्या हुआ बेटा? खुशी, क्या हो रहा है? चुपचाप खाना खाओ बेटा। खुशी, खुशी, बच्चों क्वाइट। खुशी, इस तरह खाना वेस्ट करना कोई मजाक नहीं है बेटा। मदर, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। 7 साल की बच्ची ऐसे क्यों पेश आ रही है? मैं डॉक्टर खुराना का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। पैदा होते ही खुशी को एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया था। एक मिशनरी संस्था ने उसे अपना लिया और 7 साल के बाद यह पता चला कि खुशी को एक प्रॉब्लम है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो ऊपरी तौर पर तुरंत पकड़ में नहीं आती। समस्या सिंपल लगती है, लेकिन उसका हल इतना सिंपल नहीं होता। बेटा खुशी, तुम चीजें फेंकती हो? क्या तुम गुस्सा हो? ना। तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ। देखो बेटा, जब तुम कोई चीज फेंकती हो तो किसी को भी चोट लग सकती है ना? लग सकती है ना? चोट लग सकती है, लग सकती है, लग सकती है। प्रॉब्लम तो है। क्या हुआ है डॉक्टर? बच्ची की मेंटल डेवलपमेंट उतनी नहीं हो रही जितनी नॉर्मली होनी चाहिए। ओह माय गॉड। डॉक्टर, हमारी तरफ से कोई कमी रह गई है क्या? ना, प्रॉब्लम मेडिकल है। दरअसल ये बच्ची स्लो है, या यूं कह लो कि मेंटली चैलेंज्ड है। हम लोगों को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि उसकी इंप्रूवमेंट एक दायरे के अंदर ही हो सकती है। जब आप उसे लाए थे तब शायद आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से ये बच्ची पेश आ रही है, डिसऑर्डर काफी क्लियर है। उम्र तो 7 साल की है, लेकिन उसका दिमाग समझो 2 साल की बच्ची का है। डॉक्टर, क्या खुशी को यहाँ दूसरे बच्चों के साथ रख सकते हैं? मैं एडवाइस नहीं करूंगा, रिस्क है, दूसरे बच्चों के लिए भी और खुशी के लिए भी। चंडीगढ़ में एक हमारा होम है जो स्पेशल बच्चों के लिए, जो मेंटल चैलेंज फेस करते हैं। ये सही रहेगा। दरअसल उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। खुशी, वहाँ तुम्हारी बहुत अच्छे से देखभाल होगी। मैं मिलने आती रहूंगी तुमसे। मत तंग नहीं करना किसी को। दीदी, आप मेरे साथ आओ ना। नहीं बेटा,
मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों? खुशी माय चाइल्ड, हम चाहते हैं कि हमारी खुशी खुश रहे। वहाँ हमारी खुशी को बहुत खुशी मिलेगी। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। गर्ल्स, कौन मुझे सारे के सारे अल्फाबेट्स एक साथ बताएगा? कम ऑन गर्ल्स, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कम ऑन, ट्राई तो करो। वेरी गुड, चलो शुरू करो। A B C E। सी और ई के बीच में एक और अल्फाबेट आता है, वो क्या है? A B C E। नहीं नहीं नीलम, खुशी तुम हमें बताओ, सी और ई के बीच में क्या आता है? F। नो नो खुशी, सी और ई के बीच में आता है डी। चलो अब तुम ई से बोलना शुरू करो। E A B। नो नो खुशी, ई एफ जी। E F G A B। ओके ओके खुशी, तुम शुरू से ही बोलो। A B C D E। ए खुशी, कहाँ जा रही है? मुझे बाहर की कार देखनी है। बेटा तुम अकेले सड़क पार नहीं कर सकती, क्या? क्योंकि तुम अभी छोटी हो, गुम हो सकती हो। किसी बड़े का तुम्हारे साथ होना जरूरी है। नहीं, पर मुझे बाहर की कार देखनी है। खुशी, सिस्टर लारा तुमको हर सैटरडे संडे को बाहर लेके जाती है ना, तो जब बाहर जाना तो कार, टेम्पो, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल जो चाहे सब देख लेना। नहीं, पर मुझे अभी बाहर की कार देखनी है। नहीं बेटा, अभी तुम बाहर नहीं जा सकती। मैं जा सकती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे कार की देखनी है। बेटा मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा ना, तो सिस्टर लारा मुझ पर गुस्सा करेंगी। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं बेटा तुम बाहर नहीं जा सकती। चलो चलो मुझे बाहर की कार देखनी है। अंदर अंदर। खुशी बेटा, वेरी बैड, तुमने जो किया वो बहुत गलत है। यू डन रॉन्ग बेटा। पर मुझे बाहर जाना था, वो मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा था। खुशी, तुम अकेले बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बाहर जाना सेफ नहीं है। सेफ मतलब अगर तुम अकेले बाहर गई तो तुम्हें कुछ हो सकता है। मुझे क्या हो सकता है? समझाते देखो खुशी बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सिस्टर लारा को बोलूंगी कि तुम्हें सैटरडे और संडे बहुत देर तक घुमाए। ओके? मुझे ना पार्क जाना है। हाँ, हम पार्क जाएंगे। वहाँ से कार्स देखने को मिलेंगी। ढेर सारी कार्स।
अब तुम बाहर जाने की जिद नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी। वेरी गुड गर्ल। चलो अभी सो जाओ। क्विक क्विक क्विक। खुशी को खुली हवा में घूमना बेहद पसंद था। खुशी अब 14 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे की तरह था। खुशी को पार्क में खेलने में बहुत मजा आता था। वो बार बार वहां जाना चाहती थी। चाइल्ड होम की दूसरी लड़कियों के साथ उसे वीकेंड्स पर वहां ले जाया जाता था, लेकिन खुशी वो वहां रोज जाना चाहती थी। सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई अनबन के दूसरे ही दिन खुशी अपनी जिद पूरी करने के लिए निकल पड़ी। कसम खा के कहता हूँ मैडम, मैंने खुशी को गेट से बाहर जाते हुए नहीं देखा। अगर देखता तो मैं उसे जाने ही नहीं देता। मदर, खुशी अंदर कहीं नहीं है। ओह माय गॉड, ये लड़की गई कहाँ? मुझे लगता है वो छिपकर उस पार्क में गई होगी। खुद की जान जो अटकी है उस पार्क में। उदय जाओ, तुम सेक्टर 22 वाले पार्क में देखा। जी मैडम। नहीं मैडम, पार्क में तो नहीं है। हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता वो कब गायब हुई, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर जाते हुए देखा ही नहीं। सर, वो खुशी को पार्क जाना बहुत अच्छा लगता है। हमने हमारे होम के पास वाले पार्क में बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। क्या वो अपने आप से अकेली जा पाती? उतनी समझ है? मतलब आपका जो स्कूल है मेंटली चैलेंज बच्चों का, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, क्या खुशी अकेली जा पाती उस पार्क तक? मुश्किल है, लेकिन बच्चे, खास करके मेंटली चैलेंज बच्चे, आपको कई बार चौंका देते हैं। मैम, आप मुझे उसकी डिटेल्स दीजिए और उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी। हम सर्च ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने सारी रात खुशी को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सबके लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि खुशी कहां गई होगी, उसके साथ क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है एक 14 साल की मेंटली चैलेंज लड़की।
ओके, मैम हमसे जहाँ जहाँ हो सकता था उसे वहाँ ढूंढा है हमने। मैं समझ सकती हूँ ऑफिसर, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं है तो कहीं और होगी ना। कुछ कहना मुश्किल है। अगर बच्ची नॉर्मल होती तो वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाती। ऑफिसर, खुशी अगर नॉर्मल होती तो हमारे होम में नहीं होती। द फैक्ट रिमेन्स कि वो चैलेंज है और अब चैलेंज समझकर उसे ढूंढ निकालिए प्लीज़, कहीं देर ना हो जाए। मैं समझ सकता हूँ, आप फिक्र मत करिए, मेरी सर्च जारी रहेगी। थैंक यू ऑफिसर एंड गॉड ब्लेस यू। क्या बोले वो नहीं मिली है अभी तक। मेरी ही गलती है। जब उस दिन इतना जिद कर रही थी तभी उसे पार्क लेकर चले जाना चाहिए था मुझे। नो सिस्टर लारा, गलती किसी की भी नहीं है। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ ना मदर, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हम प्रे करते हैं कि हमारी खुशी जहाँ भी है सलामत रहे और जल्द से जल्द हमारे पास लौट आए। हे लड़की, उठो, अरे उठो। अरे मुझे क्यों उठाया? अभी तो वेकअप बेल भी नहीं बजी। लड़की ऐसे सो नहीं सकते यहाँ पर। क्यों? नहीं, मुझे सोने दो। नाम क्या है तेरा? नहीं बताऊंगी, मुझे सोने दो। अच्छा ये बताओ, आई कहाँ से हो? मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे सोने दो। अरे क्या सोने दो लगा रखा है? हाँ, ये अनाथ आश्रम है क्या? चलो निकलो यहाँ से, चलो। नहीं, देखो तुम मुझे सोने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। मारेगी? हाँ। मुझे मारेगी? हाँ। चल निकल, मारूंगा डंडा, चल। पागल है लड़की, अजीब तरीके से बात करती है, जंगली की तरह नोचती है। बेटा, बेटा उठो। अच्छा बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ पर है। अच्छा तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मुझे नहीं पता मेरे घर में कौन कौन है। मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है। अच्छा तुझे खाने को भी दूंगी और तुझे सुलाऊंगी भी। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है, मुझे सोने दो। इस लड़की के कपड़ों को देखकर तो नहीं लगता कि कोई भिखारिन है या फिर सड़क पर पली बड़ी है। लेकिन वो सिक्योरिटी वाला सही कह रहा था, ये लड़की थोड़ी स्लो लगती है। हो सकता है घर से भाग गई होगी। हो सकता है, पर हो सकता है कुछ और हुआ हो। किसी ने छोड़ दिया होगा जानबूझकर। इतनी बड़ी लड़की को ज्यादातर लोग ऐसी बच्चियों को छोटी उम्र में छोड़ दिया करते हैं। एक काम करते हैं, बड़े साहब से बात करते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। 13-14 साल की है, दिमाग से कमज़ोर है। उसे याद नहीं आ रहा कि वो पार्क में कैसे पहुंची। पर ये तो याद होगा ना कि वो पार्क में क्या कर रही थी। कहती है उसे पार्क बेहद पसंद है। दरअसल बच्चों की तरह बिहेव करती है। बोल रही थी जब अंधेरा हो गया तो नींद आने लगी और वो पार्क में ही सो गई। पार्क की सिक्योरिटी क्या कहती है? एक सिक्योरिटी का ड्यूटी पर था, पर उसका कहना यह है कि उसने भी तभी नोटिस किया जब अंधेरा हो गया, वो भी जब पार्क के बेंच पे सो रही थी। नारी निवास भेज देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसे कुछ ना कुछ तो याद आ जाए कि वो कौन है, कहाँ से आई है। नहीं,
इधर नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहती। तो फिर कहाँ है तुम्हारा? याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें याद नहीं आता तब तक तुम यहीं रहो, ठीक है? चलो। आजा, तुझे यहाँ कहाँ रहना है मैं तुझे दिखा देती हूँ। यह बगीचा मैदान भी है ना? है ना, बगीचा भी है, पेड़ पौधे भी हैं, सब कुछ है और ढेर सारे दोस्त भी बनेंगे तुम्हारे। आजा। अच्छा, ये कौन है? मुस्कान। ये खुशी, तेरी इस गुड़िया का नाम क्या है? मुस्कान। तूने इसका नाम रखा? नहीं। फिर किसने? पता नहीं। फिर तुम्हारा नाम खुशी किसने रखा? पता नहीं। ओए कुड़ियों, आजकल देख रही हूँ बातें ज्यादा और काम कम हो रहा है। मुंह बंद कर, हाथ चलाओ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, जल्दी जल्दी करो। बीजी, बीजी, मुझे काम नहीं करना, मुझे पार्क में खेलने जाना है। देख खुशी, 2 बार की रोटी कमानी है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा। और तू बड़ी हो रही है, समझा कर। और ये खेलने वेलने से पेट नहीं भरेगा तेरा। हाँ, चल जा, बैठ जा और काम कर जा। पर बीजी, मुझे काम नहीं करना, मैं काम कल कर लूंगी, पर मुझे भी पार्क में खेलने जाना है। लेकिन रुक, ए हाथ चलाओ। हाँ, मुंह देख रही है। चल मेरे साथ आ। क्यों बे हरी राम, सिक्योरिटी की नौकरी छोड़ के गाड़ी चलाने लगा? भाई ऐश है तेरे? अरे नहीं यार, ऐसे किस्मत कहाँ, वो सूरज छुट्टी पर है ना, तो मैं ही ले आया मैडम को। और बोल, आराधना में सब सही चल रहा है ना तेरे राज में? मेरे राज में? हाँ, वैसे सब चंगा ही चल रहा है। और तुम लोग बताओ, क्या नया? यहाँ क्या नया होगा, वही पुराना यार। क्यों, लड़की तो नहीं है? हरिराम, ये लड़की दिखती है का दिमाग से ना एकदम बच्ची है। वो होते ना कम दिमाग के ढीले, उस तरह की। और नाम खुशी है इसका। अच्छा, सारा दिन गुड़िया के साथ खेलती रहती है बस। ये तो खुद गुड़िया लगती है, और मुझे तो एक कम दिमाग वाली मेंटल नहीं लगती। क्या नाम है तुम्हारी गुड़िया का? मुस्कान। मुस्कान, बहुत प्यारा नाम है। बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत दिखती है भी। लेकिन इसके बालों को क्या हो गया? हाँ, खराब हो गए ना? मुझे इसके बाल बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं, मुझे आता है ना, मैं बना दूंगा। लाओ। हाँ, चलो पहले हम इसकी चोटी बनाते हैं। हाँ। ये देखो, ये बन गई 2-2 चोटी। ये देखो। हरीराम कहाँ गया? मैडम वो टॉयलेट गया है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत दिखने लगी है। हरीराम, तुम्हारी आंखें जैसी खूबसूरत है। हरीराम, तू क्या कर रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस इस गुड़िया के बालों को ठीक कर रहा था। देख हरीराम, आखिरी बार कह रही हूँ तुझसे, आइंदा से मेरी देखरेख की किसी भी लड़की से बात की ना तो ठीक नहीं होगा। कई बार कह चुकी हूँ तुझसे,
अब और नहीं कहूंगी, चल निकल यहाँ से। लेकिन विमला जी, आप तो खामखा बिगड़ रही है। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? कमाल है। चलो कोई नहीं, आइंदा किसी से बात नहीं करूंगा। चलता। फिर 1998 में 7 साल की उम्र में पहुंची चंडीगढ़ के चेतना होम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, और फिर 2005 में चेतना होम से भागकर पहुंची नारी निवास। उम्र 14 साल। 14 साल की उम्र तक खुशी जिंदगी के कई पेचीदा लम्हों से गुजरी थी। उसने शायद ही उनका मतलब समझा होगा। उसे शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा कि वो कहां है, किन लोगों के बीच है और वो लोग कैसे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के नारी निवास में खुशी ने 4 साल बिताए। अब वो 18 साल की हो चुकी थी, कानूनी नजरिए से बालिग थी। अब उसका तबादला किया गया आराधना संस्थान में, जहां हालात की मारी औरतों को पनाह मिलती है, रोजगार मिलता है। आइए देखते हैं कि खुशी को यहां पर क्या मिला। खुशी, तेरा नया घर, आज से तू यहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि तू अब बड़ी हो गई है खुशी। यहाँ मुझे खेलने देंगे ना? यहाँ बगीचे हैं? क्यों नहीं, यहाँ पे सब तेरी जान पहचान के हैं। वो देख, हरिराम, जानती है ना उसे? यहाँ एक सुरेश भी है, तेरी खूब जमेगी उसके साथ। देख वो रहा। अरे खुशी, कैसी है? अब तो हम रोज मिलेंगे। चल अंदर चल। बड़ी प्यारी है और इसकी मुस्कान और भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन ये बड़ी नहीं होती। होगी ना, देखना एक दिन अचानक से ही बड़ी हो जाएगी। खुशी, ये तेरी छाया दीदी है, ये तेरा उतना ही ख्याल रखेंगी जितना मैं रखती थी। लेकिन आप मत जाओ ना। अरे पगली, मैं तुझे छोड़कर थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं तुझसे मिलने आती रहूंगी, और तेरी इस मुस्कान से भी। ए हरिराम, 600 रुपए बाकी हैं तेरे अभी। दे दूंगा ना, कहाँ भागा जा रहा हूँ? ओए, तू भागे नहीं जा रहा है, लेकिन मेरा घर भी नहीं चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। सीधे से पैसे निकाल या करूँ कोई तेरा इंतजाम। ये लो, 200 रुपए है, बाकी के 400 दे दूंगा आजकल। आजकल में? हाँ, बात परसों तक नहीं जानी चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं है। चल रामदीन। यार सुरेश, इस औरत में और अपनी छाया में कितना फर्क है ना? इसको जब भी देखो तब भौंकती रहती है, और अपनी छाया बेचारी एकदम का है, कभी झिकझिक नहीं करती। वो तो मीठी छुरी है। मैडम, रूम नंबर 4 में जो बेड खाली था वो मैंने खुशी को दे दिया है। अच्छा किया। बस अब ख्याल रहे, लड़की की जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करो। वो स्पेशल केस है। जी मैडम, समझती हूँ, और खुशी बहुत प्यारी भी है, मैं उसे संभाल लूँगी। बाकी की सभी औरतों से, खास तौर पर लड़कियों से कह दो कि उसका मजाक न उड़ाए, प्यार से पेश आए। जी मैडम, मैं सभी को समझा दूंगी। ए, नाम क्या है तेरा? खुशी। और ये गुड़िया हमेशा चिपकी रहती है तेरे साथ? ये मुस्कान है। सुनो लड़कियों, खुशी को ज्यादा कोई परेशान नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं। वो खास है, समझी? क्यों खास है दीदी? आपके रिश्तेदार है। देख आरती, ज्यादा बातें मत किया कर, कंप्लेन जाएगी तेरी मैडम के पास। छाया दीदी, कोई नई धमकी दिया करो ना। हर बार बस वही, मैडम के पास ले जाऊंगी, मैडम के पास ले जाऊंगी, जैसे कि हम लोग डर कर काम जाती हैं। मीना, सच में कंप्लेन जाएगी ना तो हंसोगी नहीं, रो दोगी। बाहर आना जाना बंद करा दूंगी, समझी? चल
जाने देना। वैसे भी हमें क्या करना ये खास लड़की के साथ। छाया दीदी, आपकी वो खास है ना खुशी, वो रो रही है। क्यों? क्या क्या तूने उसके साथ? अरे दीदी, उस पागल के साथ हम क्या करेंगे, उसके तो पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ खुशी? बहुत दुख रहा है। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ, आराम मिलेगा तुम्हें उससे। रोना नहीं, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में दुख, मेरा पेट दुख रहा है। खुशी, खुशी ये क्या? खुशी, क्या हुआ? मैडम वो खुशी खुशी मैडम अब खुशी ठीक है। ये सब क्या हो रहा है छाया? 3 दिन से लड़की की हालत खस्ता है और तुमने अब तक डॉक्टर नहीं बुलाया? मैडम ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, महीने के वो दिन है, दर्द संभाल नहीं पाती, धीरे धीरे सीख जाएगी। फिर भी इतना दर्द है तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, मुझे बुला लिया होता। जोर से सांस लो, एक बार और। दर्द हो रहा है? लक्ष्मी जी, मेरी राय में एक बार पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अब छाया कह रही है कि 3 दिन से दवाई चल रही है पर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, कुछ सीरियस हो सकता है। डॉक्टर सीमा, क्या बात है? वो पेट का दर्द नहीं है। फिर? शी इज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? पर कैसे? ठीक से चेकअप तो करवाया ना? I mean, कोई गलत रिपोर्ट तो नहीं निकली? सोनोग्राफी के दौरान मैं वहीं बैठी थी लक्ष्मी जी। खुशी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? पर कैसे? ठीक से चेकअप तो करवाया ना? I mean, कोई गलत रिपोर्ट तो नहीं निकली? सोनोग्राफी के दौरान मैं वहीं बैठी थी लक्ष्मी जी। खुशी प्रेग्नेंट है। हमारी संस्था में ऐसा नहीं हुआ। दिस इज इम्पॉसिबल डॉक्टर सीमा। कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है हमारे यहाँ, बहुत गलत हो रहा है। मैडम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छाया, हमारी संस्था पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये खुशी जैसी लड़की के साथ हुआ है।
जिसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है आप लोगों की जानकारी के बिना हो ही नहीं सकता था। मैडम जी, हम लोगों को इस कांड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, सच में। अगर ये सच है कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, तो एक और सच ये भी है कि किसी को तो पता है, खास तौर पर जिसने ये हरकत की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस उस तक जरूर पहुंचेगी। डीएसपी साहब, खुशी एक मेंटली चैलेंज लड़की है। उसे तो पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। किसी ने उसकी दिमागी हालत का फायदा उठाया है। डॉक्टर लक्ष्मी, ये तो बहुत सीरियस मामला है। सीरियस ही नहीं डीएसपी साहब, शर्मनाक भी। जब तक गुनहगार का पता नहीं चल जाता, मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। एक तो ये खुशी जैसी लड़की के साथ हुआ है, ऊपर से हमारी संस्था में हुआ है। क्या पता ऐसी और लड़कियां होंगी जो शिकार हुई होंगी और बोलने से डर रही हैं। जी, पॉसिबिलिटी है कि ये सिंगल आइसोलेटेड केस नहीं है। हम इस केस की तह तक जाएंगे और हमें सारे जवाब वहीं से मिलेंगे। फिलहाल मैं एक लेडी ऑफिसर को इस केस में डिप्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। दीदी, मेरे भी बाल बना ना। इधर बना के देती हूँ। खुशी, कौन था वो? कौन? वही आदमी जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। क्या किया? वही जो तुम्हारे करीब आया, तुम्हें छुआ। पता नहीं उसने मुझे क्या किया। कुछ नहीं, तू मीना दीदी के साथ जा, मैं आती हूँ। हाँ, मैं मुस्कान को लाती हूँ। मैडम, मैंने तो उससे पूछने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस वो एक ही बात कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। आरती, क्या उसे ये पता है कि तुम उससे क्या पूछ रही हो? यहाँ पर हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मैडम, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता है। ठीक है आरती, तुम जा सकते हो। डॉक्टर लक्ष्मी, खुशी की जो अभी मेंटल कंडीशन है, उससे ये बात साफ है कि मेंटली खुशी अभी एक बच्ची है। उसको इस बात का एहसास भी नहीं है कि किसी ने उसे फिजिकली अब्यूज किया है, और शायद वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल समझ रही है। तो कल्प्रिट को पहचानना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर आप हर एक स्टाफ से क्वेश्चन कीजिए ऑफिसर। क्वेश्चनिंग तो सबसे ही होगी, लेकिन उससे पहले हमें खुशी से बात करनी पड़ेगी। उसे हमें ये समझाना होगा कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी क्या होती है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उसको ये बताना होगा कि सही टच और गलत टच क्या होता है। मैं कल खुशी को लेकर डॉक्टर सीमा के पास जा रही हूँ। उसका चेकअप करना है। डॉक्टर सीमा एक बहुत अच्छी काउंसलर भी है। वो ये काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। वो सबसे अच्छा होगा। खुशी की काउंसलिंग के बाद शायद खुशी हमें कोई लीड दे सके, और शायद हमें ये पता चल सके कि आपके संस्था में चार दीवारी के बीच में इतना बड़ा क्राइम किसने किया और कैसे हुआ। खुशी, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। ओके? सवाल? कैसे सवाल? सीधे से है। जवाब जानती हो तो दे देना, हाँ या ना में। ठीक है? ठीक है। वेरी गुड।
उसे टेस्ट के लिए भेज दिया है। डॉक्टर सीमा, खुशी ने कुछ भी बताया? किसी का नाम लिया उसने? उससे नाम बुलवाना काफ़ी मुश्किल है, पर हाँ, मैंने उसे शारीरिक संबंधों के बारे में बताया, ज़बरदस्ती के बारे में बताया। वो सब बातें समझ गई, लेकिन क्या? लेकिन उसको ये सब कुछ मानो कोई खेल लगता है। उसे इसकी सीरियसनेस समझ में नहीं आती। क्या खुशी ने एक भी आदमी का नाम बताया जिसने उसे मॉलेस्ट किया हो या फिर रेप किया हो? वो कोई नाम नहीं ले रही, पर हाँ, जब मैंने उसे शारीरिक संबंधों के बारे में बताया तो उसने कहा कि एक नहीं बल्कि कई मर्दों ने उसके साथ ये किया था। डॉक्टर लक्ष्मी, ये बहुत ही शॉकिंग बात है। फीटस 10 वीक्स का है, मतलब खुशी 2.5 महीने प्रेग्नेंट। खुशी आपकी संस्था आराधना में कब आई थी? यही करीब मार्च के महीने में। और अब चल रहा है मई का महीना, मतलब ये रेप नारी निवास में हुआ होगा जहां पर खुशी पहले रहती थी। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन खुशी के गुनहगारों को पकड़ने की कोशिश में आगे बढ़ रही थी, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चिंता सबको खाए जा रही थी कि एक 18 साल की मेंटली चैलेंज लड़की मां बनने वाली थी। क्या यह सही था कि खुशी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जाए, जबकि उसे एक नॉर्मल औरत की तरह मां बनने का मतलब भी नहीं पता था? लक्ष्मी जी, मैं इस प्रेगनेंसी के खिलाफ हूँ। खुशी बच्चा जनने के लिए रेडी नहीं है। वो तो खुद ही एक बच्ची है। लेकिन अबॉर्शन हम माँ की मंजूरी के खिलाफ नहीं कर सकते। कम ऑन लक्ष्मी जी, खुशी को पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी मर्जी, उसकी मंजूरी, ये सब बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि वो इन सब बातों से परे है। देर हो जाने से पहले we have to do it। हम ये डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते डॉक्टर सीमा, इसके लिए हमें कोर्ट की मंजूरी लेना जरूरी है। तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है तुरंत इनिशिएट कीजिए, फास्ट ट्रैक पर लक्ष्मी जी। हर दिन, हर हफ्ता, मतलब आप समझ रही है ना? ले खुशी, ये तू खा। नहीं दीदी, मुझे ये नहीं खाना। मुझे ना अचार अच्छा लगता है। नहीं खुशी, तुम्हें सब कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अच्छी सेहत कैसे बनेगी? क्यों मीना दीदी? क्योंकि तू देख खुशी, तेरे हर क्यों का जवाब नहीं है हम लोगों के पास। मेरे हर क्यों का जवाब क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि तुमसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन है, इसलिए। भारती दीदी, मीना दीदी, हम खाना खाने के बाद खेलने जाए? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आराधना भेजे जाने से पहले खुशी नारी निवास में 4 साल तक तुम्हारी देखरेख में थी, और तुम्हारी सहमति और रजामंदी के बगैर ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी मर्द उसे छू भी ले। और नारी निवास में सिर्फ 2 ही पुरुष कर्मचारी काम करते हैं। देखो, तुम लोग यहाँ पर सालों से काम कर रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। जल्दी बता दो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। देखिए मैडम जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच्ची कह रही हूँ। मतलब तुम गुंगी, बहरी और अंधी हो। सिमरन जी मैडम। विमला जी को लॉकअप में ले जाओ और अपने तरीके से पूछो, और तब तक पूछती रहना जब तक ये बता ना दे कि इन्होंने क्या देखा, क्या सुना और क्या किया। मैडम जी, और इन दोनों पे भी कोई रहने ले जाओ इन्हें। मैडम जी, मैंने कुछ किया ही नहीं है। सर, हमें इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला चाहिए। मुझे 1 दिन चाहिए होगा इस केस को स्टडी करने के लिए। थैंक यू सर। मैडम जी, वो तीनों को लेके अलग से उबाला, और रामदीन सबसे पहले पिघल गया। ले साले नू। मैडम जी, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने खुशी के साथ एक बार। मैडम जी, वो कर दिया काम। ए खुशी, चल घुमा लाता तुझे।
चल बड़े पार्क ले चलता हूँ। बड़ी पार्क में? क्यों नहीं जाना? ठीक है फिर मैं किसी और को ले जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे बड़े बाग जाना है। तो चल, लेकिन सुन, किसी को बताना मत। बड़े पार्क में जाएंगे, वहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे। और क्या क्या पसंद है तुझे? झूला झूलना। चल झूला झूलेंगे। रब दी सौ मैडम जी, लेकिन मैं इस काम में अकेला नहीं था। साले, हर एक कुत्ते का नाम दस मैनू। मैडम जी, एक कुलवंत था, वो नारी निवास का सिक्योरिटी वाला। और मैडम जी हरिराम, वो आराधना का सिक्योरिटी गार्ड। जी मैडम जी, और वो सुरेश भी था, आराधना का ड्राइवर। साले, तुम चारों मिलके साजिश में शामिल थे और किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी। इन मुजरिमों में से एक ने पुलिस इंटेरोगेशन के सामने अपने घुटने टेक दिए और बाकी मुजरिमों के नाम सामने आए। इन 4 मर्दों ने मिलकर एक 18 साल की मेंटली चैलेंज लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था, उसका रेप किया था। और ये बात उस लड़की की समझ में भी नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ है। पर अब सवाल यह था कि यह कैसे मुमकिन हुआ था। ये चारों 2 अलग अलग सरकारी संस्थाओं के मुलाजिम थे, जहां पर जरूरतमंद महिलाओं को सहारा मिलता है। ऐसे माहौल में इतनी बड़ी वारदात बिना और लोगों के शामिल हुए हो ही नहीं सकती थी। तो कौन थे ये लोग जिन्होंने खुशी के साथ हुए अत्याचार में मदद की थी? देखिए, मैंने जो रिपोर्ट स्टडी की, मेडिकली ये उचित नहीं होगा कि खुशी ये प्रेगनेंसी पूरी करे, लेकिन क्या सर? लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन का ऑर्डर करने से पहले हमें बहुत बार सोचना होगा। आफ्टर ऑल हम एक जान लेने की बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी। सर, एक जिंदगी पहले से दांव पर है, वो है खुशी की। उसे पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चे को क्या जन्म देगी और क्या पालेगी। वो तो खुद एक बच्ची है जिसका ख्याल 24 घंटे रखना पड़ता है सर। कोर्ट को इस बात का सबूत चाहिए होगा कि खुशी किस लेवल तक मेंटली अंडर डेवलप्ड है। क्या वाकई वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती? क्या उसका IQ टेक्निकली उतना लो है? ऑफ कोर्स हाँ सर, सालों के रिकॉर्ड्स हैं। मुझे फ्रेश रिकॉर्ड्स लगेंगे। मैं CGI हॉस्पिटल के रेजिडेंट साइकेट्रिस्ट को तुरंत ऑर्डर दे रहा हूँ कि वो खुशी का पूरी तरह से एग्जामिन करे, जिससे ये साबित हो कि खुशी बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी नहीं है और ना ही बच्चे की परवरिश करने के लिए। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? लक्ष्मी जी, नारी निवास की विमला और आपकी आराधना संस्था की छाया दोनों इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आपके रामदीन ने सब कुछ उगल दिया है। रामदीन, सुरेश, कुलवंत और हरिराम। विमला और छाया ने पैसे लिए थे मुंह बंद रखने के लिए। लक्ष्मी जी, इन चारों ने 4 साल तक खुशी का इस्तेमाल किया और बार बार किया। बड़े ही दुख की बात है और शर्म की भी कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की केयरटेकर विमला नारी निवास से और छाया आराधना से उस लड़की को इन हैवानों के पास खुद ही ले जाती थी, और जब वो चारों उसका बलात्कार कर रहे होते थे तो मुंह फेर लेती थी। और तो और ये दोनों खुशी के बदन से पैसे भी कमा रही थी। हरिराम, तू क्या कर रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस इस गुड़िया के बालों को ठीक कर रहा था। देख हरिराम, आखिरी बार कह रही हूँ तुझसे, आइंदा से मेरी देखरेख की किसी भी लड़की से बात की ना तो ठीक नहीं होगा। आइंदा किसी से बात नहीं करूंगा। चलता। ओए, क्या कर रहा था तू यहाँ? बोल, क्या कर रहा था? कुछ भी तो नहीं। ओए, कल की पैदाइश नहीं है मेरी और ना ही उस मेंटल की तरह ढीली हूँ। करूँ तेरी रिपोर्ट लक्ष्मी मैडम से, छुड़वा दूँ तेरी नौकरी? ओए, चुप होए। चुप रहने के 100 रुपए लगेंगे, निकाल। अभी नहीं है, कल दे दूंगा। आइंदा से जेब में रख कर घूमा कर। आज से हफ्ते के हफ्ते मेरे हाथ में नोट नहीं थमाया ना तो डूब गया काम से। और ये सरकारी नौकरी ना बार बार नहीं मिलती। चल निकल यहाँ से।
देखो, मुझे मालूम है रामदीन और कुलवंत के खाते चलते तुम्हारे साथ। मेरा भी शुरू कर दो, सब खुश। इन लोगों में पैसों की लेन देन बराबर हो रही थी। ए हरीराम, 600 रुपए बाकी हैं तेरे अभी। दे दूंगा ना, कहाँ भागा जा रहा हूँ। ओए, तू भागे नहीं जा रहा है, लेकिन मेरा घर भी नहीं चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, सीधे से पैसे निकाल या करूँ कोई तेरा इंतजाम। ये लो, 200 रुपए है, बाकी के 400 दे दूंगा आजकल। आजकल में हाँ, बात परसों तक नहीं जानी चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं है। यार सुरेश, इस औरत में और अपनी छाया में कितना फर्क है ना। इसको जब भी देखो तब भौंकती रहती है, और अपनी छाया बेचारी एकदम गाय, कभी झिकझिक नहीं करती। वो तो मीठी छुरी है। और विमला के साथ ये छाया भी शामिल थी इस रैकेट में, दोनों मिलकर पैसे बना रही थी। और ये चारों मर्द उस बेचारी मेंटली चैलेंज लड़की का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। मैडम जी, ऑन एन एवरेज एक एडल्ट की IQ लेवल 90 मिल्स होती है। खुशी की रीडिंग्स क्या थी डॉक्टर? 60 है, नॉर्मल से काफ़ी कम। आप खुशी की रिपोर्ट्स में क्या सजेस्ट करेंगे? सीधी सी बात है लक्ष्मी जी, खुशी माँ बनने के लिए तैयार नहीं है और आगे कभी होगी भी नहीं। मैं तो इस प्रेगनेंसी के बिल्कुल खिलाफ एडवाइस करूंगा। अदालत ने खुशी की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की सैंक्शन दे दी। कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट ने पूरी छानबीन और टेस्टिंग के बाद यह राय दी कि खुशी इस मेंटल पोजीशन में नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे और आगे उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठा सके। बेटा, ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस जैसा डॉक्टर कहते हैं ना वो करते जाना। डॉक्टर क्या करेंगे? खुशी बेटा, एक छोटा सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन? नहीं, मुझे सुई अच्छी नहीं लगती, दुखता है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ दर्द नहीं होगा। सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सच? गॉड प्रॉमिस? आप भी गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। इसके बाद तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं होगा। गॉड प्रॉमिस। दर्द नहीं होगा ही? हाई कोर्ट ने खुशी के पेट में पल रहे फीटस के अबॉर्शन का सैंक्शन दे दिया था। ये न्यूज रिपोर्ट एक सोशल वर्कर वकील तक पहुंची और उन्हें लगा कि सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर यह फैसला करना बहुत गलत होगा। उन्हें लगा कि खुशी की रजामंदी के बिना यह अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। सर, अकॉर्डिंग टू 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, किसी भी अबॉर्शन से पहले उस लड़की या औरत की इच्छा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पर इस केस में तो प्रेग्नेंट औरत को मेडिकली अनफिट करार दिया गया है प्रेगनेंसी के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं मानती हूँ
कि खुशी का IQ लेवल नॉर्मल से काफ़ी कम है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे ये बताया भी ना जा सके कि उसके साथ क्या हुआ था और क्या होने जा रहा है। सर, IQ लेवल एक सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, मगर ये किसी इंसान की क्षमताओं का मापदंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। खुशी मेंटली स्लो है, अनफिट नहीं है, और उसके पेट में पल रही जान की हत्या का डिसीजन कोई और नहीं ले सकता। सर, ये मेरे पास कुछ इंटरनेशनल लेवल पर हुए ऐसे केसेस की रिपोर्ट, काइंडली गो थ्रू देम। सर, इन देशों के कोर्ट ने भी ऐसे केसेस में बच्चों की डिलीवरी की परमिशन दी, फिर स्टेट ने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ली, क्योंकि गौर से देखा जाए सर तो खुशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की थी, जिसे निभाने में स्टेट फेल हुई। ऊपर से हाई कोर्ट के ऑर्डर स्टडी कीजिए सर। खुशी की प्रेगनेंसी के बारे में मई 2009 में पता चला, जब वो ऑलरेडी 10 हफ्ते प्रेग्नेंट थी। फिर हाई कोर्ट के बैक एंड फोर्थ के बाद अबॉर्शन का सैंक्शन 17 जुलाई 2009 को आया। तब तक खुशी 4 महीने प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस स्टेज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी खुशी की जान को बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। सर, मैं मानती हूँ कि डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर सीमा के इरादे नेक हैं, मगर उनका फैसला टाइमिंग के अनुसार बिल्कुल गलत, वेरी रिस्की, अनफेयर है सर। मुझे लगता है सीमा, हमें खुशी से बात करनी होगी। क्या बात करेंगे? उससे क्या फायदा होगा लक्ष्मी जी? सीमा, उसे बताना होगा कि वो माँ बनने वाली है, उसे प्रिपेयर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते आते प्रेगनेंसी काफी एडवांस होगी, अबॉर्शन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। अब कुछ भी हो सीमा, हमें उसे तैयार करना होगा माँ बनने के लिए। इस लड़की की असली गुनहगार तो हम ही हैं लक्ष्मी जी। ये लड़की हमारी देखरेख में थी और हमारी नाक के नीचे उसके साथ ऐसा हुआ। मैं अग्री करती हूँ सीमा, हम लोग टोटली निर्दोष नहीं हैं, लेकिन ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। हमें देखना है कि हम खुशी के लिए आगे और क्या कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं और इस बार हम कोई चूक नहीं होने देंगे। कुछ महसूस हो रहा है तुम्हारे अंदर? कुछ पल रहा है, कुछ बढ़ रहा है? हाँ, लेकिन सब मुझे मोटी मोटी बोलेंगे। खुशी बेटा, तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बेबी है, एक बच्चा है। बेबी? बेबी है? मुस्कान बेबी है? बहुत छोटा है इस वक्त, बिल्कुल मुस्कान के जैसा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में है? पेट में बेबी है? मुस्कान जैसा बेबी? सच? सच। मुझे दिख रहा क्यों नहीं है? बेबी कहाँ है? दिखेगा, पर पहले तुम्हें बेबी अंदर से महसूस होगा। तुम जो खाओगी वो बेबी खाएगा, तुम्हारे अंदर खेलेगा, अंदर ही हल्के हल्के किक मारेगा। हो सकता है कि कभी तुम थोड़ी सी बीमार हो जाओ, पर बेबी अंदर ही बड़ा होता जाएगा। मुझे कब दिखेगा? थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। कितना? कुछ ही महीने बस। फिर मुझे बेबी दिखेगा? बेबी दिखेगा? मुस्कान जैसा बेबी? जो भी होगा, जैसा भी होगा, एकदम तुम्हारी जैसा होगा, सुंदर। बेटा, तुम्हें ये बेबी चाहिए? हाँ, मुझे बेबी चाहिए। बेबी, बेबी आएगा। खुशी, खुशी जैसा बेबी, मुस्कान जैसा बेबी। हम खेलेंगे ना, हम खेलेंगे। जी मैडम जी, चारों के ब्लड सैंपल्स ले लो। हरिराम, सुरेश, रामदीन और कुलवंत। जी मैडम जी, लेकिन पूछ सकती हूँ क्यों? कोर्ट से ऑर्डर आया है, खुशी बच्चा जनेगी। ये अदालत हाई कोर्ट का पास किया हुआ ऑर्डर
खारिज कर दिए। खुशी के प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन ऑर्डर कैंसिल किया जाता है। ये अदालत आराधना संस्थान और नारी निवास दोनों को ये ऑर्डर देती है कि खुशी की देखभाल अच्छी तरह से की जाए, उसे अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि डिलीवरी ठीक से हो सके। बच्चा दुनिया में आने के बाद ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो माँ और बच्चा दोनों की देखभाल करें ताकि उन दोनों को इज्जत से अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। जैसी दिखती है ना? खुशी ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। क्या नाम देना चाहोगी इसे? मुस्कान। मैं इसे भी मुस्कान बुला सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारी बेबी है, इसे जो नाम देना चाहो दे सकती हो। तो अब से इसका नाम मुस्कान, मेरी मुस्कान। हैदराबाद के फोरेंसिक लैबोरेटरी से डीएनए रिपोर्ट्स आ गई हैं। बच्ची का डीएनए हरिराम से मैच कर गया है और हरिराम ही इस बच्ची का बायोलॉजिकल फादर है। ये अदालत विमला, छाया, रामदीन, सुरेश, कुलवंत और हरिराम इन सभी को खुशी का शोषण करने के केस में गुनहगार मानती है। इन सभी की ड्यूटी थी कि वो खुशी की देखभाल करें, सुरक्षा करें, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत इन्होंने इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौने तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। इसके चलते ये अदालत इन 6 आरोपियों पर कस्टोडियल रेप के चार्जेस फ्रेम करती है और इन सभी को 10 साल बामशक्कत सजा सुनाती है। मुस्कान अब 2.5 साल की हो चुकी है और मेडिकली वो पूरी तरह से नॉर्मल पाई गई है। मुस्कान के जन्म के बाद खुशी की भी मेंटल ग्रोथ हो रही है। वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है। माँ और बेटी की देखभाल आराधना संस्थान कर रहा है। क्राइम पेट्रोल उन तमाम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को सल्यूट करता है जो उन बच्चों को गोद लेकर एक महान काम कर रहे हैं जिनके माँ बाप उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये संस्थाएं इंसानियत की जोत जलाए रखती है। 2 सरकारी संस्थाओं में खुशी के साथ जो हुआ वो बेहद शॉकिंग है, लेकिन दाद देनी होगी डॉक्टर लक्ष्मी संथानम और डॉक्टर सीमा पांडे की और उस महिला एडवोकेट की भी जिन्होंने सही वक्त पर दखल देकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। डॉक्टर लक्ष्मी ने प्रण लिया था कि वो मुजरिमों को पकड़वा कर रहेंगी, इसीलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की और बात आगे बढ़ी। ये कदम सराहनीय है कि एक संस्था के मुखिया ने अपनी ही संस्था में जन्मी गंदगी को साफ करने के लिए बहादुरी से कदम आगे बढ़ाए। ये केस एक दस्तक है ऐसी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स के लिए, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी संस्था में कुछ गलत हो रहा हो, बड़ी से बड़ी गलतियां हो रही हो, तो उनका सामना कीजिए, उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच को छुपाने से झूठ की बदबू बर्दाश्त के बाहर चली जाती है। गलती निचले लेवल पर हुई हो या किसी भी लेवल पर, और शायद संस्था के अध्यक्ष को इसके बारे में पता भी ना चले, लेकिन पता चलने पर जो रवैया अपनाया जाता है वो अग्नि परीक्षा होती है उस अध्यक्ष, उस मुखिया की कि वो किस मिट्टी का बना है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और एपिसोड में, जहां बयां होगी जुर्म की एक और कहानी।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।